हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट लवर्स। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टाइमलाइन ऑफ लिटरेरी थ्योरीज। गाइस, ये थोड़ा टफ चैप्टर है क्योंकि थ्योरीज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है लर्न करना। कुछ राइटर्स हैं इसमें, बट गाइस मैं आपको बता दूं इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, स्कोरिंग पार्ट हो सकता है आपके एग्ज़ाम में। और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे से। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे पढ़कर मैंने खुद ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, और वो भी अच्छे परसेंटाइल से। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो नोट्स हैं मैं उनको अच्छे से समझा सकूँ ताकि वो आपके लिए भी काफ़ी हेल्प हो सके उनसे, ठीक है, और एग्ज़ाम में आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो देख रहे हैं आप, ये फॉर्मलिज्म है। फॉर्मलिज्म की बात करें तो मतलब इसमें बोला जाता है कि लिटरेचर को एक फॉर्म के अंदर समझा जाए, कि लिटरेचर का जो कोई भी वर्क होता है उसकी एक फॉर्म होती है, उसके बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये 1900 टू 1970 तक इस तरह की थ्योरी चली थी। इसी से गाइस रशियन फॉर्मलिज्म डेवलप हुआ जो 1920 तक 19 ये तो 900 में शुरू हो गया था, ये 1920 में चला। फॉर्मलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यू क्रिटिसिज्म, दूसरा है स्ट्रक्चरलिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म की बात करें गाइस, तो न्यू क्रिटिसिज्म में जो राइटर्स हैं वो ये बात करते हैं कि हम जब किसी वर्क को पढ़ते हैं लिटरेचर का, तो बिना इस बात को सोचे कि राइटर्स ने किस तरह के वर्क्स अर्लियर में लिखे हैं, हम मतलब उस बारे में बायस्ड नहीं हो सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है राइटर की जो थॉट है, ज़्यादातर वर्क्स उसने जो लिखे हैं उनसे ही मेल करता हुआ वो नेक्स्ट वर्क भी लिखे। राइटर फ्री है अपनी थॉट प्रोसेस से, वो किसी भी तरह का वर्क लिख सकता है। तो गाइस, ये इस बात को विरोध करते हैं कि हमें अर्लियर जो भी राइटर की थॉट प्रोसेस है या राइटर का जैसा भी उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसके बारे में सोचकर किसी भी वर्क को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई भी वर्क है तो हमें उसमें अपने खुद की पर्सनल आइडियोलॉजी, जो आप खुद सोचते हैं, जो आपकी खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से भी उस वर्क को जज नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह न्यू क्रिटिसिज्म बोलता है कि वर्क को वर्क के हिसाब से देखो, उसको जब पढ़ो तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस वो कैसा है, बिना ये देखे किसने लिखा है, इसमें क्या है क्या नहीं है, आप उस वर्क को एक वर्क की तरह ही जज करें। गाइस, ये 1940 टू 1970 में ये थ्योरी आई थी। फिर फॉर्मलिज्म का ही दूसरा पार्ट स्ट्रक्चरलिज्म 1950 टू 1980 है। इसमें हर वर्क को एक स्ट्रक्चर के अंदर माना जाता है कि कोई भी वर्क एक स्ट्रक्चर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने ड्रामा बोला, तो ड्रामा के अंदर जितने भी वर्क्स हैं आप एक स्ट्रक्चर के अंदर उसको करेंगे। ड्रामा का नाम सुनते ही शेक्सपियर आ जाएगा, शेक्सपियर का नाम सुनते से ही हम एलिजाबेथ पीरियड में चले जाएंगे। शेक्सपियर ने जितने भी वर्क्स लिखे हैं या फिर और भी जो राइटर्स हैं जिन्होंने ड्रामा लिखा है, इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करने की बात करता है। लेकिन गाइस, जो इसका नेक्स्ट वर्जन था पोस्ट स्ट्रक्चर, वो इसके अगेंस्ट था। अब रशियन फॉर्मलिज्म के अंदर ही सेमियोटिक्स करके एक थ्योरी आई थी, जो कि लैंग्वेज में किस तरह के सिंटेक्स होना चाहिए, उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, इन सब पे बात करता था। ये 1920 टू 1950 तक आया। अब न्यू क्रिटिसिज्म के टू पार्ट्स है गाइस। कल्चरल स्टडीज, रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी। कल्चरल स्टडीज गाइस वो सब चीज़ें जो हम डेली लाइफ में देखते हैं और समहाउ बिना हम रियलाइज किए हुए जो हमारी कल्चर का पार्ट बन जाती है, उसे कल्चरल स्टडीज़ में स्टडी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गाइस, हम पहले ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कैसे दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपसे बात कर सकता है। तो हम पहले जो कुछ देखेंगे उसमें कहीं भी किसी फ़ोन का मेंशन नहीं होगा। लेकिन जब फ़ोन का इन्वेंशन हुआ, आज के ज़माने में अगर कोई टीवी में देखेंगे, कहीं पोस्टर्स देखेंगे, तो आप नॉर्मली देख पाएंगे कि एक लड़का बात कर रहा है, फ़ोन उसके हाथ में है। तो क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट बन गया है, ठीक है। उसी तरह गाइस, जैसे मान लीजिए कोई मूवी आ रही है, तो मूवी में उसी से रिलेटेड बताया जाएगा जो हमारे आसपास सराउंडिंग में है। मान लीजिए कोई वॉर चल रही है तो किसी वॉर पर बेस्ड कोई मूवी आ गई। पेट्रियटिज्म की फीलिंग है, पेट्रियटिज्म बहुत चल रहा है तो उस पर बेस्ड। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में होती है, हमारे एनवायरनमेंट में होती है, पॉलिटिक्स में होती है, वो हमारे कल्चर का पार्ट बन जाती है।
इसे ही इसमें स्टडी किया जाता है। ये 1980 टू प्रेजेंट ये थ्योरी काम करती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, कि जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं तो उसका ये ना जानते हुए कि रीडर ने क्या कहने की कोशिश की है, और ना ही ये देखते हुए कि हम अपनी मतलब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इतना डीप घुस जाते हैं कि हम उसको अपने वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों से अलग हमें रीडर को किसी वर्क के पढ़ने से क्या समझ डेवलप होती है ये इसमें समझाया गया है। 1960 टू प्रेजेंट की थ्योरी आई है। उसके बाद है गाइस स्ट्रक्चरलिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो 1960 टू प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने पहले बोला ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट में आया था, इसीलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। इसके जो थियरिस्ट हैं वो किसी भी वर्क को एक स्ट्रक्चर में नहीं मानते। वो मानते हैं जबकि हम ड्रामा नाम लेते हैं तो हमें दूसरे जो सेंटर पार्ट है उसे कहीं और जाना पड़ेगा जंप करने के लिए, ड्रामा को समझने के लिए। तो हम शेक्सपियर पे गए, शेक्सपियर से किसी और पार्ट पे गए, तो हम कैसे एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर पा रहे हैं। चीज़ें आउट ऑफ स्ट्रक्चर ही तो जा रही हैं, तभी तो हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ठीक है गाइस, तो ये किसी फॉर्म को किसी स्ट्रक्चर को नहीं मानते हैं। देन डीकंस्ट्रक्शन भी यही है कि हर चीज़ का एक डीकंस्ट्रक्शन होता है। हम उसको टुकड़ों में डिवाइड करके ही चीज़ को समझ सकते हैं, तभी हमें कोई चीज़ समझ आती है। ये 1960 टू प्रेजेंट है। देन पोस्ट मॉडर्न गाइस, ये फिर न्यू क्रिटिसिज्म की 3 ब्रांचेज हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जेंडर स्टडीज और न्यू एस्थेटिसिज्म। ठीक है, और इससे पहले जो कि स्ट्रक्चरलिज्म का है पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें मॉडर्न मतलब जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, या पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्न एरा में वर्ल्ड वॉर हुई, नए इन्वेंशंस हुए, उसका हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ा और उससे किस तरह का कल्चर डेवलप हुआ, किस तरह की थियरीज जैसे मार्क्सिस्ट थियरीज वगैरह और कई लिटरेरी थियरीज हैं, उन सब का 1970 टू प्रेजेंट में मेंशन है। अब न्यू क्रिटिसिज्म में पहला है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। गाइस पोस्ट कॉलोनियलिज्म जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई, तो उसके बाद जो लोगों की थॉट प्रोसेस थी, जो लोगों ने अडेप्ट किया ब्रिटिशर्स से, उसके बारे में इस थियरी में डिस्क्राइब किया गया है। गाइस एडवर्ड सईद जो कि एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, उन्होंने इस बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। 1990 टू प्रेजेंट ये थियरी काम करती है। देन जेंडर स्टडीज़, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है जेंडर, जैसे मेल फीमेल, तो इसमें जेंडर स्टडी की गई है कि मेल्स का किस तरह से लिटरेचर में डिपिक्ट किया गया है, फीमेल के लिए क्या बार सेट की गई है। जैसे मेल्स को बाहर जाके कमाना है, मेल्स को अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है, मेल्स को पैंट शर्ट पहनने, जबकि वीमेंस को घर का काम करना है, बच्चे पालने हैं, और वुमेन्स को मेंस के अंडर ही हमेशा रहना पड़ेगा। मैन डोमिनेट करेगा, वुमेन उसकी सिर्फ फॉलोअर होगी। तो ये सब इसमें आता है। और न्यू एस्थेटिसिज्म में दिखाया जाता है कि बाहर से दुनिया कितनी भी बुरी हो, लेकिन हम लिटरेचर में अगर किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं तो हमें उसकी बदसूरती को ना दिखाकर उसकी ब्यूटी को दिखाना चाहिए। ठीक है गाइस, जैसे कि रोमांटिक राइटर्स थे, वो बहुत अच्छे से है ना ब्यूटी को दिखाते थे, नेचुरल सेटिंग्स को दिखाते थे, उनको पढ़ के हमें काफ़ी रिलीफ मिलता था। तो न्यू एस्थेटिसिज्म भी रोमांटिक राइटर्स की तरह ब्यूटी को सपोर्ट करता है। 1990 टू प्रेजेंट। अब जेंडर स्टडीज़ के तरह 2 पार्ट हो जाते हैं, क्वीर थ्योरी, फेमिनिज्म थ्योरी। जैसे जेंडर स्टडीज़ में मेल थ्योरी और फीमेल थ्योरी, तो ये फेमिनिस्ट थ्योरी फीमेल थ्योरी को सपोर्ट करती है। इसमें जितने भी राइटर्स हैं वो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं जो फीमेल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, जैसे कि मेरी वॉल्सटनक्राफ्ट, वर्जीनिया वुल्फ, टेरी ईगल्टन, जूडिथ बटलर, ठीक है, सिंक्लेयर लुइस, बहुत सारी है गाइस। ये सब फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, जैसे एलिस वॉकर, टोनी मॉरिसन, ये सब फेमिनिस्ट राइटर्स हैं। और ये फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है कि आज तक लिटरेचर में फेमिनिस्ट राइटर्स को कितना दर्जा दिया गया है, उनके बारे में भी क्यों मेल राइटर्स ने ही लिखा है, जबकि एक फीमेल क्या फील करती है ये एक फीमेल ही बता सकती है। और उसको पढ़ने के लिए एक फीमेल पूरा जॉनरा होना चाहिए, पूरा गाइनो क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो ये सब इस बारे में है। और इसका भी एक एक्सटेंडेड वर्जन हम देखें, जेंडर स्टडीज का भी क्वीर थ्योरी है कि कैसे मेल और फीमेल आपस में ट्रांसफ्यूज्ड हो गए हैं। कैसे मेल एक फीमेल की थिंकिंग रखता है, वो नेल पॉलिश लगाता है, वो बिंदी लगाता है, वो साड़ी पहनता है, ठीक है, वो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्ट ना होकर कैसे बॉयज़ के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है। और ऐसे ही कैसे गर्ल्स
होते हुए भी वह लड़कों की तरह एक्शन पसंद करती हैं, पैंट शर्ट पहनती हैं, उनको गर्ल्स पसंद आती है। तो ये इस बारे में है जो बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, लेस्बियन, गे की बात करते हैं, जो खुद गाइस खुद लेस्बियन या गे आइडियोलॉजी वाले हैं, वो इस तरह की थ्योरी को वर्क को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और दो थ्योरीज भी हैं, जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी और उससे डेवलप हुई न्यू हिस्टोरिसिज्म। मार्क्सिज्म का इस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कि किसी भी सोसाइटी में, जैसे अगर हम अर्लियर एरा से देखे जाए, हमेशा जो सोसाइटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है डोमिनेट वन, जो पावर होल्ड करती है और वो रूल्स अपने फॉलो करवाती है अपने डोमिनेट जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैन से वो वुमेन से अपने ऑर्डर्स फॉलो करवाते हैं। जैसे कि मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो ओनर होता है, उसके पास पावर होती है, वो लेबरर्स और अपने वर्कर्स है उनके ऊपर पॉलिसीज़ को थोपते हैं और उनको सप्रेस करते हैं, उनका कई मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें पावर पावर हायरार्की होता है जो टॉप टू डाउन होता है। इसमें कार्ल मार्क्स इसके फाउंडर हैं, उन्होंने दास कैपिटल जो 1867 और 1869 में पब्लिश हुई थी, उसमें इसका बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर किया गया है। और फाउंडर भी मार्क्सिज्म के कार्ल मार्क्स ही है, ठीक है। ये 1870 टू 1920 तक आई है और उसको प्रेजेंट में भी चल रही है। इसी से गाइस एक न्यू थ्योरी डेवलप हुई, न्यू हिस्टोरिसिज्म, कि जितना भी हिस्ट्री में या फिर हमारे लिटरेचर में जो लिखा जाता है वो हमेशा इकोनॉमी बेस्ड होता है, पावर बेस्ड होता है। उसमें जो पावरफुल होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, जो स्मॉल जॉनराज होते हैं उन्हें बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है लिटरेचर से, और हिस्ट्री में वही दिखाया जाता है जो पावरफुल लोग बताना चाहते हैं। कुछ इस तरह की थ्योरी ये पे फोकस करते हैं। तो आई होप गाइस टाइमलाइन ऑफ लिटरेरी थ्योरी का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड जितने भी थियरीज डेवलप हुई है उनको कवर करने की कोशिश की और हर एक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करने की कोशिश की, ताकि आपको इसकी आइडिया समझ हो सके। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस इससे रिलेटेड पूरे पर्टिकुलर राइटर, थियरीज थे कौन, और एक पर्टिकुलर राइटर के कितने वर्क्स है, उन्होंने क्या थ्योरी दी है, उस पर भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, ठीक है गाइस। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, ताकि उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।